Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 13th of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 13 मार्च 2023 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज़ मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन 5 बजे राइट टाइम वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में ज़रूर से मेंशन करना। बाकी इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस हैं जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, इनके भी न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करना। मिस करोगे तो एक सबसे बड़ी गलती करने वाले हो। अच्छा, लेक्चर के एंड में है क्या आखिरकार? तो जो भी आप लोग पूरे वीडियो में पढ़ोगे ना, पूरे कंसंट्रेशन के साथ में पढ़ना। लास्ट में आपको एक टेस्ट दिया गया है, उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना। उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार, मैंने ये चीज़ें आज सीखी हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और वो चीज़ें आपको हर जगह पर पेड मिलती हैं, वो पेड मटेरियल में आपको दिया जाता है, बट ये चीज़ें फ्री में हैं। तो प्लीज़ इनका जो फ़ायदा है वो पूरी तरह से उठाया करो। और इस लेक्चर का पीडीएफ वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हो और वहाँ पर जाकर सर्च बॉक्स में दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी लिखोगे ना, ये चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और वहाँ पर जाकर फिर से आपको दीपक यादव एजुकेशन लिखना होगा। 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। चलो फिर सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और सर, लास्ट 3 दिन से ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। द हिंदू का वीडियो तो रेगुलर आ रहा है, नॉन स्टॉप रेगुलर डेली बेसिस पर अपलोड हो रहा है, लेकिन इस वाले वीडियो में बीच बीच में गैप हो जाता है और अभी लास्ट 3 दिन से ये वीडियो अपलोड नहीं हो पाया है। देखो यार, मुझे समय नहीं मिल पाया था इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का। बाकी विश्वास करना, पीपीटीज मेरे पास में पूरी तरह से रेडी हैं, यानी कि पिछले 3 दिन का अगर कुछ करंट अफेयर पेंडिंग है वो आपका नहीं कवर हो पाया है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं उसको कवर करवाऊंगा। जो आने वाले वीडियोस होंगे या ये वाला वीडियो होगा, इसी के अंदर वो सारे आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा और वो पेंडिंग डेटा सारा का सारा मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, आप थोड़ा विश्वास करना इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आप ट्रस्ट करते हो इन वीडियोज़ के ऊपर में, तो इसके बेसिस पर कॉन्टेंट सारा रेडी है। बट मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया है ना, कुछ इश्यूज़ की वजह से, कुछ हो जाते हैं इश्यूज़ जिसकी वजह से यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाता हूँ। बट पॉसिबिलिटी ये होती है कि मैं 100% रिकॉर्ड कर सकूँ, लेकिन आपको पता है ना कि कोशिश ही कर सकता हूँ मैं बस। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल हम लोग यहाँ पे अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, आज से 2-3 दिन पहले ये आर्टिकल न्यूज़ में था, तो मैंने मतलब पिछला डेटा, करंट डेटा सब इंक्लूड करके आपको पिछला डेटा भी कवर करवाने की कोशिश की है इन वीडियोज़ के माध्यम से। तो ये ना एक एनिमल के बारे में बात करता है जिसका नाम है ओपेरोडोन मॉन्टेनस। ये जो आपको मेंढक दिख रहा है ना, ये इसी मेंढक का नाम है। अच्छा, ये चर्चा में है, तो क्या ऐसे सवाल बन जाते हैं? बिल्कुल बन जाते हैं, आपने देखा होगा IUCN वगैरह को लेकर सवाल पूछ लिया जाता है। तो हुआ क्या है, पहले न्यूज़ क्या है हम उसको पढ़ते हैं। खबर यह है कि हाल ही में एक ग्रुप ऑफ जूलॉजिस्ट, जो जूलॉजिस्ट हैं उनका पूरा एक ग्रुप है, उन्होंने क्या किया है, इस वाले फ्रॉग को, इस वाले मेंढक को वापस से रीडिस्कवर किया है, वापस से इसकी खोज की है। और ये वाला जो मेंढक है कहाँ पे पाया जाता है? केवल और केवल वेस्टर्न घाट्स में। अच्छा, अब ये वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर है? तो आप इंडिया का मैप ये देखोगे, इंडिया का मैप नीचे से जब आपको देखने को मिलेगा ना, तो यहाँ पर ये जो पूरी इधर पहाड़ी हैं ये हमारी वेस्टर्न घाट्स कहलाती हैं। ठीक है, ये वेस्टर्न घाट्स हैं और इधर यहाँ पर ये हमारी ईस्टर्न घाट्स हो गए। तो इस प्रकार से नज़ारा आपको वेस्टर्न घाट्स का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो मेंढक है कहाँ पे पाया जाता है? वेस्टर्न घाट्स के अंदर में। ठीक है, अब इस मेंढक के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बात है। नाम क्या है? ओपेरोडोन मॉन्टेनस, और इसको हम लोग मालाबार हिल फ्रॉग के नाम से भी जानते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन बन जाए नैरो माउथ फ्रॉग या मालाबार हिल फ्रॉग या फिर यहाँ पर ओपेरोडोन मॉन्टेनस, तो ध्यान रखना ये तीनों के तीनों एक ही मेंढक के नाम हैं और ये कहाँ पे पाया जाता है? इंडिया के वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में ये जो फ्रॉग है ना, इसको वहाँ पर भी, ये जो वेस्टर्न घाट्स, जो ये पहाड़ियाँ हैं ना, यहाँ पे पूरी पहाड़ियाँ हैं, इन पहाड़ियों में भी थोड़ा ऊंचाई पर रहना ज़्यादा पसंद है। ठीक है, उस चीज़ को यहाँ पर ये ज़्यादा पसंद करता है। प्लस अभी यहाँ पर ये वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन ना बहुत बड़ा रीजन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये इतने लंबे वेस्टर्न घाट्स फैले हुए हैं, तो इनमें भी कोई रीजन तो होगा जहाँ पर ये स्पेसिफिकली पाया जाता होगा। तो ये वाले जो मेंढक है ना, ये खासकर पालघाट से लेकर आप देखोगे जो अगस्त्यामलाई हिल्स हैं वहाँ तक पाए जाते हैं। अच्छा, ये कहाँ कहाँ पर है? तो आपको मैं दिखा देता हूँ। पालघाट गैप आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये रहा। ठीक है, ये मैं एक डॉट बना रहा हूँ, पालघाट गैप।
उसके नीचे ये वाला जो रीजन है यहाँ तक आप कह सकते हो, यहाँ पर ये पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स फैले हुए हैं जैसा आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, और पूरे एंड तक फैले हुए हैं। तो इस रीजन से लेकर इस रीजन, इस वाले पर्टिकुलर रीजन में यहाँ पर ये जो मेंढक हैं सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगस्थ्यमलाई हिल्स आपको यहाँ पर ये देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। लोकेशन आप लोगों ने देख लिया अच्छे से, है ना, मैप के अंदर में। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मेंढक है ना, ये एक एक्सोट्रॉपिक है। मतलब इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये दूसरी स्पीशीज़ को खाना पसंद करता है। फिर उसके बाद में एग्जामिनेशन में जो आपसे पूछा जा सकता है वो है कंजर्वेशन स्टेटस, यानी इसकी सुरक्षा वगैरह हम कैसे कर रहे हैं। तो IUCN के अंदर में इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया है। नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखने का मतलब है ये बिल्कुल संकट के पास में है, खतरे के बिल्कुल पास में है। ठीक है, और इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है अगर नियर थ्रेटेंड कैटेगरी से हटाना तो यहाँ पर इसकी काफ़ी परेशानी बढ़ जाएगी। इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार घटती जा रही है। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि कौन सी कैटेगरी में, तो IUCN में नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में इसको कवर किया गया है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है समर्थ स्कीम के बारे में। अच्छा, समर्थ की फुल फॉर्म क्या है? स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। ठीक है, जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, जो कपड़ा सेक्टर है स्पेसिफिकली, उसकी बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। उसके लिए इस स्कीम को चलाया गया है, लेकिन अभी इस स्कीम के बारे में काफ़ी सारी चर्चा हो रही है पिछले कुछ दिनों से, हम वो डिस्कस करेंगे। तो हुआ क्या है, हमारी सरकार ने प्लानिंग करी है कि इस इंडस्ट्री को हम लोग और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे, है ना। यहाँ पर जो लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है इस स्कीम के अंदर, हम लोग काफ़ी सारे लोगों को बढ़ाने वाले हैं, ट्रेनिंग की स्पीड बढ़ाने वाले हैं, इस चीज़ के ऊपर मेन फोकस करने वाले हैं, ताकि टेक्सटाइल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्किल्स प्रोवाइड करवा सकें, ये सेक्टर और तेज़ी से ग्रो कर सके। ठीक है, तो इस चीज़ की प्लानिंग यहाँ पे अभी सरकार कर रही है। दैट इज़ वाई समर्थ स्कीम चर्चा में है। तो पहली चीज़, समर्थ की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पूछा जाता है। फुल फॉर्म है इसकी स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर को ही और ज़्यादा मजबूत करने के लिए इस स्कीम को लेकर आया गया है। यहाँ पर क्या होता है, इस स्कीम के तहत बहुत सारे स्किल प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनकी स्किल्स को और ज़्यादा शार्प किया जाता है, ऐसा कह सकते हो। और इस स्कीम का पूरा समर्थ स्कीम का जो इम्प्लीमेंटेशन पीरियड है, यानी कब तक हम इसको लागू करने वाले हैं, तो मार्च 2024 तक ये स्कीम काम करने वाली है। इसका मकसद है क्या करना, इस इंडस्ट्री के अंदर में नई नई जॉब्स को क्रिएट करना, है ना, इससे रिलेटेड और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को लोगों के लिए लेकर आना, है ना, लोगों को इस सेक्टर में और ज़्यादा बेहतर बनाना, उसको एक अल्टीमेट लेवल की स्किल्स प्रोवाइड करवाना, वही सिमिलर चीज़ है। ठीक है, उसके बाद में ये जो पूरा ट्रेडिशनल टेक्सटाइल सेक्टर है, जो ये पूरा कपड़ा सेक्टर है ना, जहाँ पर हम लोग हैंडीक्राफ्ट, सिल्क, जूट, हैंडलूम वगैरह के इस्तेमाल कर रहे हैं, इस एरिया में अभी भी लोगों के अंदर में स्किल्स की कमी है। तो उसको पूरा करने के लिए इस स्कीम को लेकर आए। एक क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी, यानी कौन से मंत्रालय के अंडर में इसको लागू किया जा रहा है, इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। ये भी सवाल डायरेक्टली बन सकता है, क्योंकि सिंपल बात है, टेक्सटाइल सेक्टर की बात कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इसको हैंडल करती है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है स्मार्ट PDS सिस्टम के बारे में। PDS सिस्टम आपने पढ़ा होगा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना, जो राशन वगैरह लेकर लेने जाते हो ना, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर राशन लेने जाते होंगे, तो वो जो है पूरा सिस्टम कहलाता है ना, उसी को हम लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। जिसके तहत होता क्या है, सरकार किसान भाइयों से जो खासकर जो अनाज है वो परचेज़ करने के बाद में आपको बहुत सस्ते दाम में वो अनाज पहुंचा देती है ना। ये पूरा का पूरा इस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत होता है। लेकिन इसके अंदर चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। जैसे समय के साथ में चीज़ें अपडेट हो रही है ना, हर चीज़ स्मार्ट होती जा रही हैं, वैसे यहाँ पर इस PDS सिस्टम को भी स्मार्ट PDS सिस्टम के अंदर में बदला जा रहा है। तो हुआ क्या है कि हाल ही में जो हमारा यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने हमारी राज्य सरकारों से बोला है कि भैया अपने जितने भी एफर्ट्स हैं वो लगाओ और जल्दी से जल्द जो ये स्मार्ट PDS सिस्टम है इसको अपने यहाँ पे लागू करना स्टार्ट कर दो। यानी अभी जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको स्मार्ट तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा, इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। ये बात यहाँ पर इस मिनिस्ट्री की साइड से बोली जाती है ना। ये स्मार्ट PDS सिस्टम क्या है समझते हैं। जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, DFDP, इसका मेजर फोकस ये है कि हमारा जो ये पूरा का पूरा PDS टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम है ना, इसको और मजबूत कर सकें, इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकें, हर व्यक्ति को कवर किया जा सके, स्मार्ट कार्ड बना सकें। तो ये इसका एक मेजर फोकस है। अच्छा, ये स्मार्ट PDS सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म है स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन रिफॉर्म्स थ्रू टेक्नोलॉजी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यानी कि जैसा राशन कार्ड आपको वैसे मिलता है, आपने देखा होगा
जो नॉर्मल राशन कार्ड है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये राशन कार्ड आपको लंबे समय से मिल रहा है, इसी का यूज़ करके आप राशन वगैरह जाते हो, परचेज़ करते हो, है ना। सरकारी दुकान से आप वहाँ पे जो भी आपके नंबर, जो भी आपकी शॉप आसपास बनी हुई होती है वहाँ पे जाकर आप खरीदते हो। बहुत मिनिमल अमाउंट लगता है, ना के बराबर पैसा खर्च करके आपको एक अच्छा खासा अनाज मिल जाता है, जो सरकार आपको प्रोवाइड करवा रही है इस पीडीएस सिस्टम के तहत। नाउ अब इस पीडीएस सिस्टम में ना अभी तक कोई भी इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं आ रही है, तो इसको और ज़्यादा मॉडर्नाइज किया जाए, इस सिस्टम को और बड़े लेवल पर लेकर जाएं, इसमें टेक्नोलॉजी को भी इंक्लूड किया जाए, इस सिस्टम को पूरा का पूरा स्मार्ट सिस्टम बनाया जाए। जैसे अभी यहाँ पर ये राशन कार्ड बन रहे हैं ना, इसकी जगह आपके पास में स्मार्ट कार्ड आने वाले हैं, और वो स्मार्ट कार्ड कुछ इस प्रकार से यहाँ पर वो नजर आएंगे। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर क्लियर की जा रही है। ठीक है, तो फुल फॉर्म क्या है आपने समझ लिया। तो इस स्कीम का मकसद है इस पीडीएस सिस्टम को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देना। किस चीज़ का इस्तेमाल करके? नई एज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इस पूरे सिस्टम के अंदर में बदलाव करने के बारे में चर्चा की गई है। अब होगा क्या क्या? तो पहला तो स्मार्ट राशन कार्ड बटेंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, राशन कार्ड जैसे ऐसे हुआ करते थे, उसकी जगह इस प्रकार का स्मार्ट कार्ड बटेगा। यहाँ पे आपका फ़ोटो और ये स्मार्ट राशन कार्ड होगा, जिसका यूज़ यहाँ पे आप कर सकते हो। वहाँ पे जो मशीन लगी होगी, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसके अंदर आपका ये कार्ड को स्कैन वगैरह किया जाएगा, ऐसे यहाँ पर ऊपर रखकर। ठीक है, उसके बाद में फिंगरप्रिंट टैम्पलेट्स वगैरह होंगी। आपकी जो फिंगरप्रिंट्स है उसका जो रिकॉर्ड है वो लिया जाएगा, है ना, और अपनी फिंगरप्रिंट्स के सारे जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे। फिर उसके बाद में जो ये सारा का सारा काम करेगी, जो इसकी मिनिस्ट्री है वो कौन सी होने वाली है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये मंत्रालय इन सारी चीज़ों को हैंडल करने का काम करेगा। सिंपल बात हो गई। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। अगला आर्टिकल बात करता है नैनो यूरिया के बारे में। हमने डिस्कशन किया है पहले, कई बार हमने पढ़ा है और आज भी चर्चा में है। तो क्यों चर्चा में, समझते हैं। देखो यहाँ पे एक बॉडी है इफ़को नाम की, क्या है ये समझेंगे आगे। तो इफ़को ने अभी दुनिया का पहला नैनो यूरिया भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया था, है ना, तो इस वजह से भी चर्चा में था। तो कई सारे कारण है जिसकी वजह से नैनो यूरिया चर्चा में है। तो आपसे आने वाले समय में सवाल बन सकता है। अच्छा, हुआ क्या है पहले हम इसको समझते हैं। खबर क्या है? खबर यह है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में नैनो यूरिया के जो फ़ायदे हैं ना, इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है कि भाई नैनो यूरिया के ये सारे फ़ायदे हैं, ये हमारे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा मदद कर सकती है, फार्मर्स की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है ना, लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है इस नैनो यूरिया की वजह से। ये सारी बातें पीएम ने रिसेंटली बोली हैं, तो इस वजह से नैनो यूरिया चर्चा में है। सवाल यह है कि नैनो यूरिया क्या है? एग्रीकल्चर सेक्टर में ही कह सकते हो एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड हम लोग एक रिवॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। सवाल यह है कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? आप मतलब नाम से समझ सकते हो। थोड़ा सिंपल करके अगर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल के तौर पर, नैनो टेक्नोलॉजी एक छोटा सा सोल्यूशन है बड़ी प्रॉब्लम का, एक बड़ी प्रॉब्लम का छोटा सा सॉल्यूशन, वही नैनो टेक्नोलॉजी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने क्या कर दिया, एक फास्ट माइक्रो प्रोसेसर ले लिया जो कि एनर्जी को कम लेगा, या आपके पास में बैटरीज आ चुकी हैं जो कि यहाँ पर नॉर्मल बैटरी से 10-10 घंटे ज़्यादा चल रही हैं, है ना। तो मतलब बड़ी प्रॉब्लम का छोटा सोल्यूशन लेकर आना। और वैसे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी क्या कर दिया गया, नैनो यूरिया को बना दिया गया। और ये नैनो यूरिया क्या करेगा, हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आगे ग्रो करने के लिए। तो ये जो नैनो यूरिया है इसको किसने डेवलप किया है? इसको डेवलप और पूरी तरह से पेटेंट यानी कि प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करवा ली गई है इफ़को के थ्रू। इफ़को का फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। अच्छा, एक बात ये बताओ कि सर यूरिया होता क्या है? तो यूरिया आपका फर्टिलाइज़र है, यानी कि जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर में खेती बाड़ी करते हो तो काफ़ी सारे खाद का यूज़ किया जाता है ताकि आपकी जो फसल है आप उसको बचा सको और अच्छी खासी मात्रा में उसकी ग्रोथ कर सको। उसके लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हो। लेकिन जो नॉर्मल यूरिया आपको देखने को मिलता है ना, वो सफ़ेद कलर का दानेदार होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ नैनो यूरिया का। तो सफ़ेद कलर का जो दानोदान वाला जो नॉर्मल यूरिया होता है ना, अभी के समय पर जो फार्मर्स यूज़ करते हैं, उसके लिए पूरा का पूरा एक आपको कट्टा परचेस करना पड़ता है, पूरा बोरा परचेस करना पड़ता है 50-60 किलोग्राम का। तो भरपूर मात्रा में यूरिया परचेस करने के बाद उसको छिड़कना पड़ता है। तो कहोगे इसी का ही हमने शॉर्ट फॉर्म निकाल दिया, इसी का शॉर्टकट निकाल दिया। एक कट्टे के बराबर की ताकत एक छोटे से आधे लीटर की बोतल में डाल दी गई। रिसेंटली यहाँ पर नैनो यूरिया बना दिया गया था लिक्विड फॉर्म में कि भैया ये लिक्विड है, ये आधे लीटर की बोतल है और आधे लीटर की बोतल में एक कट्टे के बराबर का दम है। आप ले जाओ आधे लीटर की बोतल और इसको यहाँ पर घोल घाल के इसका लिक्विड बनाकर छिड़क देना सब में, है ना। वही यूरिया का काम करेगा ये नैनो यूरिया। यानी कि जो बड़ा ये सिस्टम है ना कहीं हमने इसको यहाँ पर शॉर्टकट में बदल दिया है। कह सकते हो कि इसको हमने नैनो यानी कि छोटा कर दिया है। हालांकि फ़ायदे यही होने वाला है, बेस्ट तरीका यही होने वाला है। अब ज़्यादा लगेगा नहीं, ये और बेस्ट तरीका हो चुका है, ये यहाँ पर बोला जा रहा है।
तो इफ्को का जो नैनो यूरिया है ये इकलौता फर्टिलाइजर है जिसको सरकार ने अप्रूवल भी दिया है, सरकार की साइड से अप्रूवल मिल चुका है इस नैनो यूरिया के अंदर। नैनो यूरिया को आपको ध्यान भी रखना है, ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो जैसी चीज़ें हमारे नॉर्मल यूरिया में होती है ना, वो हमारे प्लांट्स को नाइट्रोजन वगैरह प्रोवाइड करवाएगा, वैसे ही बिल्कुल डिट्टो नैनो यूरिया भी यहाँ पे हमारे प्लांट्स की इसी प्रकार से हेल्प करने वाला है। तो फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि भैया आपकी बहुत सारी देखो प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे भी दूर हो जाएंगी। दूसरा, एनर्जी एफिशिएंट होगा और जैसे कि एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा, यानी कि हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करेगा जैसे बाकी यहाँ पर नॉर्मल हमारे फर्टिलाइजर्स करते हैं, है ना। क्योंकि बाकी जो फर्टिलाइजर्स हैं वहाँ से पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उसके कभी कभी नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह से ही तो काफ़ी सारे लोग नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उससे भी अच्छा एक सोल्यूशन यह है कि आप ऐसा यूरिया या एक ऐसा फर्टिलाइजर डेवलप करो जो कि एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट के ऊपर कोई ज़्यादा नुकसान पहुँचाए ना, आपकी क्रॉप्स जो आपकी फसलें हैं उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से बढ़ा कर चले, है ना, उसकी सुरक्षा भी कर सके। तो वो यहाँ पर बेसिकली काम किया गया है, ठीक है। तो ये सारा काम किसके थ्रू किया गया? इफ्को के थ्रू। तो इफ्को एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ध्यान रखना, मैं आपको फुल फॉर्म बता चुका हूँ, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये भारत की एक सबसे बड़ी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि भारत के कोऑपरेटिव्स ही ओन करते हैं। ये जो बॉडी है ना, ये खासकर किस चीज़ को लेकर काम करती है? जो भी हमारे खाद, जो भी हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उनको बनाना, उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना, वो सारा काम इफ्को का होता है। इसका हेडक्वार्टर भारत के नई दिल्ली में देखने को मिल जाता है। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो का जो इंपॉर्टेंस है वो आप देख पा रहे होंगे, कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स मिल जाते हैं। तो इस वजह से काफ़ी लोग यहाँ पर इस वीडियो को पसंद करते हैं कि सर कम समय में मैक्सिमम कंटेंट डेली बेसिस पर हमारा कवर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है फ्रिंजेक्स 23 के बारे में। अब फ्रिंजेक्स नाम का एक अभ्यास है, ये कौन से दो देशों के बीच में अभ्यास होता है? तो ध्यान रखना, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच में कंडक्ट की जाती है। आपसे सवाल बन सकता है, तो इंडिया और फ्रांस का ये जॉइंट अभ्यास है जिसको नाम दिया गया है फ्रिंजेक्स 23, ठीक है। तो रिसेंटली यहाँ पर इस अभ्यास को कंडक्ट किया गया जिसकी वजह से ये चर्चा में है ना, मतलब अभी रिसेंटली चर्चा में आया था। तो इसके चक्कर में आपको फ्रिंजेक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, आपने इंडिया फ्रांस के रिलेशंस पढ़े मेरे साथ में, और इंडिया फ्रांस के जब रिलेशंस पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था कि भारत और फ्रांस की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के बीच में अलग अलग अभ्यास होते हैं। कहोगे हाँ याद आ रहा है हमें, लेकिन अभी तक मैंने इस अभ्यास के बारे में नहीं पढ़ाया कि फ्रिंजेक्स 23 नाम का भी कोई अभ्यास होता है भारत और फ्रांस की आर्मी के बीच में। कहोगे हाँ नहीं पढ़ा अभी तक। तो यही तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो फ्रिंजेक्स 23 है ना, ये पहला जॉइंट मिलिट्री अभ्यास है जो कि स्टार्ट कर दिया गया है इंडियन आर्मी और फ्रेंच आर्मी के बीच में। तो ये कुछ पहला इस प्रकार का जॉइंट मिलिट्री अभ्यास है, ध्यान रखना, पहला अभ्यास है, तो इस वजह से इस चर्चा में है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो, कोई भी मिलिट्री अभ्यास होता है, कोई भी एक्सरसाइज होती है, तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही होता है कि दोनों देशों के कोऑर्डिनेशन को, कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाना, दोनों देशों के डिफेंस कोऑपरेशन को और ज़्यादा मजबूत करना। और इस बार का जो थीम है ना इस अभ्यास का, फ्रिंजेक्स 23 अभ्यास का जो थीम है वो किसके ऊपर बेस्ड है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जो भी यहाँ पर डिजास्टर आता है, जैसा अभी टर्की मर्द के ऊपर है या फिर यहाँ पर इस प्रकार के जो डिजास्टर्स होते हैं उसको लेकर एक रिलीफ प्रोवाइड करवाना, है ना। तो ये कह सकते हो उसी के बेसिस पर इसका थीम जो है वो रखा गया है। वैसे ओवरऑल अगर हम बात करें तो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री अभ्यास होता है वो कौन सा होता है? फ्रिंजेक्स 23 जो अभी स्टार्ट हुआ है 2023 में। उसके अलावा दोनों देशों की एयरफोर्स के बीच में एक्सरसाइज गरुड़ नाम का अभ्यास किया जाता है। फिर दोनों देशों की नेवी के बीच में वरुण नाम का अभ्यास किया जाता है, और दोनों देशों की आर्मी के बीच में शक्ति नाम का अभ्यास किया जाता है। तो ये अलग से कुछ रेलिवेंट पॉइंट्स है जिसका आप ध्यान में रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में चर्चा की गई है कैलिबर मिसाइल के बारे में। तो जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो यही है कैलिबर मिसाइल। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है, देखो, क्योंकि यहाँ पर एक रशियन सबमरीन है, रशियन पनडुब्बी है, जिसने हाल ही में इस कैलिबर क्रूज मिसाइल का यूज़ किया है। कहाँ पर यूज़ किया है? सी ऑफ जापान में यूज़ किया है। और इस मिसाइल ने अपना जो टारगेट है वो लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी में जाके अपने टारगेट को हिट किया। तो इस वजह से यहाँ पर ये कैलिबर मिसाइल चर्चा में है। तो क्या ऐसे सवाल बन जाते हैं? बिल्कुल, वेपन्स को लेकर हम कहीं ना कहीं हमेशा सवाल एक ना एक देखते रहते हैं। तो कैलिबर मिसाइल की जब बात की जाती है तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है ये कौन से देश का मिसाइल है? रशिया का मिसाइल है। रशिया ने यहाँ पर इसको डेवलप किया, रिसेंटली टेस्टिंग की है, बस उसके बारे में पता चला है। तो कैलिबर मिसाइल का यूज़ रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करते हुए भी यहाँ पर यूज़ किया था,
ठीक है, रशिया ने यहाँ पर यूक्रेन के जो पावर स्टेशंस हैं उनको टारगेट किया था इस कैलिबर मिसाइल का यूज़ करके। उसके बाद में जो सबमरीन्स हैं, जो पनडुब्बियाँ हैं, वहाँ से भी इस कैलिबर मिसाइल को आप लॉन्च कर सकते हो। तो कैलिबर मिसाइल के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस जान लेते हैं। ये रशियन फैमिली की यहाँ पर मिसाइल देखने को मिलेगी। इसको आप जहाज़ से, पनडुब्बी से, कहीं से भी इसको लॉन्च कर सकते हो, ये इसकी खास बात है। और एक सरफेस टू एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है, यानी कि आपको सतह से हवा में यहाँ पर इसको लॉन्च करना होगा। यानी हवा में आपका टारगेट है या दुश्मन है तो आप उसको सतह से आराम से इस मिसाइल के माध्यम से उड़ा सकते हो। और इस फैमिली में ऐसा नहीं है कि केवल और केवल कैलिबर वाली मिसाइलें, अलग अलग वैराइटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। सवाल यह है कि इस मिसाइल को किसने बनाया है, तो रशिया ने बनाया है, और खासकर रशिया की एक कंपनी है रशियाज एल्माज एंटे कॉरपोरेशन, इन्होंने यहाँ पर कैलिबर मिसाइल को डेवलप किया। और कैलिबर मिसाइल के अंदर में जितनी मिसाइल्स हैं उनका डायमीटर बिल्कुल सेम है 533 mm का। और ये क्या कर सकते हैं, सबमरीन के टॉर्पीडो वाली ट्यूब में फिट हो सकती हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, ये जहाज़ के ऊपर जो हमारे जहाज़ होता है ना, उसके टॉर्पीडो में भी यहाँ पर ही मिसाइल फिट हो सकती हैं, प्लस सबमरीन के टॉर्पीडो में भी फिट हो सकती हैं। तो आप कहीं से भी, सबमरीन से, जहाज़ से, कहीं से भी आप इन मिसाइल्स को लॉन्च कर सकते हो। ये मिसाइल की खास बात एक ये भी है कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी कैरी कर सकती हैं, एक बहुत बड़ा धमाका कर सकती हैं जहाँ पर आप इसको हिट करोगे। उसके बाद में ये एक इनर्शियल गाइडेंस का यूज़ करती है, यानी कि सैटेलाइट की मदद से यहाँ पर कह सकते हो सारा का सारा जो एरिया है उसको कैप्चर करते हुए, उसका डेटा गैदर करते हुए यहाँ पर चलती है। रेंज कितनी है इस मिसाइल की, तो लगभग 200 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है। इतनी दूरी तक अगर इसका कोई टारगेट है तो ये मिसाइल उसको हिट कर सकती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने कैलिबर मिसाइल के बारे में डिस्कशन किया। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा बात करता है डार्ट मिशन के बारे में। तो डार्ट मिशन हाल ही में चर्चा में था, पिछले साल की बात है, लगभग मेरे हिसाब से अक्टूबर या सितंबर में चर्चा में था। तो इस वजह से हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कहोगे इतना पुराना आर्टिकल, सितंबर का आर्टिकल, अब नहीं, ये फिर से चर्चा में आया है, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फिर से चर्चा में क्यों आया है, देखो रिसेंटली जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने यहाँ पर कुछ डिटेलिंग्स प्रोवाइड करवाई हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस जो कि डार्ट मिशंस ने अपने रास्ते में जाते हुए लिए हैं ना, उन ऑब्जर्वेशंस को रिसेंटली रिलीज़ किया है। इसी वजह से डार्ट मिशन चर्चा में है। सबसे पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, डार्ट मिशन का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। डार्ट की फुल फॉर्म है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। फिर से बोल रहा हूँ, डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। अच्छा, मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में डार्ट मिशन का मकसद बताऊंगा कि कैसे कैसे यहाँ पर इसको हम यूज़ कर रहे हैं। उससे पहले एक बात और समझना, डार्ट मिशन को कोई अब ऐसा नहीं है कि अभी कोई नया लॉन्च किया गया है। नवंबर 2021 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। ये जो स्पेसक्राफ्ट है, डार्ट स्पेसक्राफ्ट, ये सक्सेसफुली इसने अपनी टेस्टिंग कर ली है। 2021 में हमने इसको लॉन्च किया और कुछ टाइम बाद जाकर ये क्या हुआ, डिमॉर्फस नामक एक एस्टेरॉयड है, एक पत्थर है अंतरिक्ष के अंदर में, उससे ये टकराया 26 सितंबर 2022 में। कहोगे टकरा के तो ये बेकार हो गया होगा, नहीं, इससे टक्कर देने का ही हमारा ये मकसद था। मकसद क्या था मैं आपको समझाऊंगा। मकसद यही था कि हम लोग किसी एस्टेरॉयड से टकराएं और टकराने के बाद में उस एस्टेरॉयड की जो दिशा है वो बदल दें, और ऐसा किया गया। इस एस्टेरॉयड जो डिमॉर्फस नामक एस्टेरॉयड है, इसकी जो दिशा है वो बदल दी गई थी डार्ट मिशन के माध्यम से। तो इस वजह से डार्ट मिशन चर्चा में था। अब आओ थोड़ा सा विस्तार से चलते हैं। देखो यहाँ पर आपको पृथ्वी देखने को मिलेगी। अब पृथ्वी से दूरी पर, सपोज एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, पृथ्वी से दूरी पर अंतरिक्ष में इस प्रकार से बहुत सारे एस्टेरॉयड, बहुत सारे अलग अलग पत्थर के टुकड़े देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम डबल एस्टेरॉयड की बात कर रहे हैं, है ना, क्योंकि डार्ट मिशन में डबल एस्टेरॉयड के ऊपर फोकस किया गया है। तो 2 एस्टेरॉयड हैं, डबल एस्टेरॉयड में 2 एस्टेरॉयड हैं, आप कह सकते हो भाई बहन साथ में है। इधर है डिडीमॉस, डिडीमॉस के बाद यहाँ पर ये जो दूसरा है वो है डाइमॉर्फस। डिडीमॉस बीच में है, डाइमॉर्फस साइड में है। डाइमॉर्फस क्या करता है, डिडीमॉस का ऐसे प्रकार से चक्कर लगाता रहता है। तो देखो आपको पता है जो एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में है ना, उनका खतरा पृथ्वी के ऊपर या दूसरे ग्रहों पर बना रहता है कि वो जो एस्टेरॉयड है वो कहीं ना कहीं पृथ्वी पर गिर जाएगा, है ना। तो मान लो आने वाले समय पर कोई बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी की साइड बढ़ता रहा, गिरने लगा, तो क्योंकि आपको पता होगा एक समय ऐसा था, डायनासोर काफ़ी सारे हुआ करते थे, डायनासोर भी यहाँ पर एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से खत्म हुए थे। तो अगर बहुत बड़े साइज़ का एस्टेरॉयड होगा ना, तो वो पृथ्वी पर गिर सकता है और एक बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। अच्छा, जब वो गिरेगा तो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, तो हम क्या कर सकते हैं, हाथों हाथ चाहें तो उस एस्टेरॉयड का जो रास्ता है ना वो बदल सकते हैं। और रास्ता बदला कैसे जाएगा, वो डार्ट मिशन के माध्यम से ही बदला जाएगा। इसी वजह से तो इसको डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट बोला गया, यानी कि जो एस्टेरॉयड है उसका रास्ता बदल दिया जाता है। और ऐसा ही हुआ था।
हमने धरती से क्या किया, डार्ट मिशन को लॉन्च किया। डार्ट मिशन जाकर डाइमॉर्फस से टकराया, टकराने के बाद में इसने इसका रास्ता थोड़ा सा चेंज कर दिया, ठीक है, इसका रास्ता थोड़ा सा बदल दिया। ये यहाँ पर आप कह सकते हो ये पूरा का पूरा डार्ट मिशन है। बात क्लियर हो गई? तो ध्यान रखना यहाँ पे दो एस्टेरॉइड हैं, डिडीमॉस और डाइमॉर्फस, लेकिन हमारा मकसद था डाइमॉर्फस से टकराना और ऐसा हुआ भी। ये बात है सितंबर की, 27 सितंबर को लगभग सुबह ही सुबह यहाँ पर ये टकराव हो चुका था। ये हमने उस समय पर आर्टिकल कवर भी किया था, ठीक है। तो इसका वजह यह है कि मान लो धरती की ओर कोई भी यहाँ पर बड़ा एस्टेरॉइड आ रहा है ना, तो उसका रास्ता हम बदल सकेंगे। उसके रास्ते बदलने की यहाँ पर एक प्रॉपर टेस्टिंग की गई है डार्ट मिशन के तहत। और ये वाला पिक्चर आप लोगों ने थंबनेल में एग्जैक्टली देखा होगा। तो डिडीमॉस वगैरह क्या है वो सारी बातें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी हमारा जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट होने वाला है। बात की गई है सैगिटेरियस ए के बारे में, ठीक है, आगे स्टार भी है ऊपर। तो सैगिटेरियस ए क्या है आओ थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो हुआ क्या है पहले हम उसको समझेंगे। तो बात है हाल ही में हमारे कुछ एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने एक यंग से स्टार को, यानी कि एक नया सितारा है, उसको डिस्कवर किया है। और वो सितारा कहाँ पे पाया गया है? ये जो सैगिटेरियस नामक एक ब्लैक होल है, सुपर मैसिव ब्लैक होल, इसी के पास में पाया गया है। तो आप समझ गए होंगे कि सर सैगिटेरियस क्या है। तो सैगिटेरियस बेसिकली एक ब्लैक होल है, और वो केवल ब्लैक होल नहीं है, सुपर मैसिव ब्लैक होल है, बहुत बड़े साइज़ का ब्लैक होल है। ये कहाँ पर स्थित है? जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी, यहीं पर इसके बीचों बीच में ये वाला ब्लैक होल प्रेजेंट है, जिसको हम लोग सैगिटेरियस ए के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे सवाल बन जाए कि सैगिटेरियस ए क्या है, तो कह देना सर जी वो सुपर मैसिव ब्लैक होल है, जो कि कहाँ पर स्थित है? मिल्की वे गैलेक्सी के बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? जो कॉन्स्टिलेशन सैगिटेरियस है ना, वहाँ पर देखने को मिलता है। अच्छा, कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? मैंने आपको कई बार पढ़ाया है, कॉन्स्टिलेशन में जो अलग अलग स्टार होता है ना, अलग अलग जगह पर वो एक तरीके से बिखरे हुए होते हैं, और वो जब एक शेप बनाते हैं, अच्छी खासी शेप बनाते हैं, तो उसको हम लोग कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। तो सैगिटेरियस जो शेप है वो इस प्रकार से वो शेप बनती है, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर देखो इस प्रकार से पैटर्न में ये सितारे लगे हुए हैं, आपने ऊपर से ऐसे शेप बना दी है, इसको कॉन्स्टिलेशन बोल दिया है, ठीक है। तो ये यहीं पर इसी एक पर्टिकुलर एरिया में ये जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है ये स्थित है, ठीक है। और ये ब्लैक होल बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत मैसिव ब्लैक होल है। कितना मैसिव ब्लैक होल है? 4 मिलियन जो सन है उसके जितने बड़ा ये ब्लैक होल है। तो आप इमेजिन कर सकते हो सैगिटेरियस एक इतना बड़ा ब्लैक होल है, इसका वजन इतना है जितना 4 मिलियन सन में हो सकता है। इसका जो डायमीटर है वो 5 बिलियन किलोमीटर का है। 5 बिलियन किलोमीटर एरिया में ये पूरा का पूरा ब्लैक होल फैला हुआ है, ठीक है। और ख़ासकर यहाँ पे आप देखोगे ब्लैक होल का मेजर काम क्या होता है। ब्लैक होल का मेजर काम आपको पता ही है ना। ब्लैक होल एक ऐसा रीजन है हमारे अंतरिक्ष में जहाँ पर जो ग्रेविटी है वो बहुत ज़्यादा है, और उस ग्रेविटी की वजह से वो ब्लैक होल अपने अंदर सारी चीज़ों को समा लेता है। कोई भी चीज़ अगर ब्लैक होल में जाती है तो यहाँ पर अभी तक वो चीज़ वापस नहीं आई और ना कभी आएगी। ब्लैक होल में कुछ भी गया तो कभी वो वापस नहीं आ सकता। इवन आप कह सकते हो ऐसी क्या बात करो, बिल्कुल ऐसी बात, लाइट के बारे में आपको पता है। आप लाइट भी अगर ब्लैक होल में डालते हो ना तो वो लाइट ब्लैक होल से पार नहीं निकल सकती, वो लाइट भी यहाँ पर ब्लैक होल में जाकर समा जाती है। तो ये इतना खतरनाक, इतना पावरफुल होता है ब्लैक होल। तो ब्लैक होल की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। बात क्लियर हो गई है? यहाँ से लाइट अगर इसके अंदर चली गई तो लाइट भी बाहर नहीं आ सकती। दूसरी बात, इसी चक्कर में हम ब्लैक होल को इतनी आसानी से डिटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं, बहुत मुश्किल होता है ब्लैक होल को डिटेक्ट करना। बट ध्यान रखना सैगिटेरियस ए जो है ये भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। जो हमारे बहुत बड़े साइज़ के ब्लैक होल होता है ना, उसी को सुपर मैसिव ब्लैक होल्स बोला जाता है। और इन ब्लैक होल्स का वजन बहुत ज़्यादा होता है। जो सुपर मैसिव ब्लैक होल्स है तो हैं, मिनिमम अगर हम बात करें, अगर छोटा से छोटा कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल भी है तो उसका वजन लगभग 1 मिलियन सन यानी 10 लाख सूरज के बराबर उतना वजन होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो उसका साइज़ क्या होता होगा। तो गाइज़ ये था हमारा आज का सारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, कई सारी चीज़ें आपने जानी होंगी, छोटे से वीडियो में बहुत सारी नॉलेज आपको मिल चुकी होगी। नाउ अब समय है हमारे टेस्ट का, यानी आपने जो भी पूरे वीडियो में सीखा है, देखते हैं आपने क्या क्या सीखा है, ठीक है। तो उसको लेकर मैं सारे क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करूंगा। पहले स्टार्टिंग में मैं आपको सारे क्वेश्चंस लाइन से बताऊंगा, लास्ट में आपको क्या करूंगा, सारे आंसर्स बता दूंगा। लेकिन पहले क्वेश्चन, आप इसके आंसर देते हुए चलना और मेक श्योर करना नीचे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखे बिना मत जाना, अपना स्कोर ज़रूर से लिखना है, ठीक है। चलो नंबर 1 क्वेश्चन बात करता है मालाबार हिल फ्रॉग के बारे में। अब मालाबार हिल फ्रॉग के और भी कई नाम हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किए थे।
मालाबार हिल फ्रॉग को लेकर यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट, ये जो मेंढक है ना, ये केवल और केवल भारत में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट, इस मेंढक को IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीशीज में कवर किया गया है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है समर्थ स्कीम के बारे में। तो समर्थ स्कीम के रेफरेंस में आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, समर्थ स्कीम एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसका मेजर काम है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में स्किल डेवलपमेंट को लेकर काम करना। दूसरा स्टेटमेंट, इस स्कीम को फंडिंग आती है, यानी कि इस स्कीम को जो पैसा मिलता है वो वर्ल्ड बैंक के जरिए मिलता है। बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है स्मार्ट PDS सिस्टम के बारे में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। तो स्मार्ट PDS सिस्टम के रेफरेंस में आपको दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, स्मार्ट PDS सिस्टम का मकसद है कि हम पूरे के पूरे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को चेंज कर सकें एक नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है इस पूरे सिस्टम को कौन लागू करता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है नैनो यूरिया के बारे में। तो नैनो यूरिया को लेकर यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। बहुत ध्यान से यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, मोस्टली ज़्यादातर लोग यहाँ पर इस क्वेश्चन को गलत करने वाले हैं, ध्यान से ये बात गौर में ध्यान रखना, ठीक है। तो नैनो यूरिया को लेकर दोनों स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये एक नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड एग्री इनपुट है जिसका काम है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाना हमारे प्लांट्स को। और वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, आयरन और जिंक। आयरन और जिंक जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे प्लांट्स को ये प्रोवाइड करवाता है। क्या ये सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट देखो, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है जो इफ्को नामक कंपनी है ना, इफ्को नैनो यूरिया जो है एक लौता नैनो फर्टिलाइजर जिसको अभी तक सरकार ने अप्रूवल दिया है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है फ्रिंजेक्स 23 एक्सरसाइज के बारे में। तो फ्रिंजेक्स 23 नाम का जो अभ्यास है ना, इसको लेकर दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो कि इंडिया, फ्रांस और जापान की आर्मी के बीच में की जाती है। दूसरा स्टेटमेंट, इसका मकसद है दोनों देशों के बीच में इंटरऑपरेबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन को मजबूत करना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को देना है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों सही हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है कैलिबर मिसाइल्स के बारे में। तो कैलिबर मिसाइल्स को लेकर आपसे यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है। ये जो मिसाइल है ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिली है, बताना ये कौन से देश को बिलोंग करती हैं, यानी कौन से देश की मिसाइल है, किसने बनाया है, किस देश को बिलोंग करने वाली मिसाइल्स हैं। ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी रशिया, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है डार्ट मिशन के बारे में। तो डार्ट मिशन को लेकर आपको यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, डार्ट मिशन एक एस्टेरॉयड डिफ्लेक्शन डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन है। दूसरा स्टेटमेंट, ये एक आर्कटिक एक्सप्लोरेशन मिशन है। लैंग्वेज से घबराना नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आराम से यहाँ पर इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है ये एक स्पेस मिशन है जिसका काम है सन के कोरोना को स्टडी करना, यानी सन का आसपास का जो टेम्परेचर है उसको स्टडी करना। लास्ट स्टेटमेंट बोलता है ये इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है। तो आप यहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ करके भी इस पूरे मामले को ख़त्म कर सकते हो, या कुछ की टर्म्स आपने सुने हैं इस मिशन को लेकर तो उसका यूज़ करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बताओ कौन सा उत्तर यहाँ पर सही है डार्ट मिशन को लेकर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है सैजिटेरियस ए के बारे में। तो सैजिटेरियस ए को लेकर आपको यहाँ पर 4 अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन, सैजिटेरियस ए हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है। ये क्या है। ऑप्शन नंबर ए, ये एक रेडियो गैलेक्सी है। ऑप्शन नंबर बी, ये एक एक्सोप्लैनेट है। ऑप्शन नंबर सी, एक मैसिव ग्लेशियर है, या फिर एक ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है। बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये आपका होमवर्क के लिए है, रिसेंटली मैंने इसके बारे में पढ़ाया है तो इस वजह से यहाँ पर आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है। होमवर्क ये है कि एक्सरसाइज शिन्यूमेट्री,
शिन्योमेत्री नाम का जो अभ्यास है ये हाल ही में न्यूज़ में था। तो ये जो अभ्यास है ये इंडिया के साथ साथ कौन सा दूसरा देश है जिसके बीच में कंडक्ट किया जाता है आपको बताना है। यहाँ पे नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी फ्रांस या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। फटाफट इसका आंसर भी नीचे कमेंट सेक्शन में दे दो। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे प्रीलिम्स रैपिड फायर के क्वेश्चंस। तो आई होप गाइज आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस बिल्कुल सही अटैम्प्ट किए होंगे। नहीं अटैम्प्ट किया है तो आपने कहीं ना कहीं वीडियो में सुनने में काफ़ी दिक्कत करी है, तो कंसंट्रेशन लेवल आपका बहुत लो है, ध्यान रखना, उसको इम्प्रूव करना है। अब हम लोग देखते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं। अब मैं आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन से आपको आंसर बताता हुआ चलूँगा और आप इसको रीमैच करना और आपका जितना भी स्कोर आया है उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखे बिना नहीं जाना। तो क्वेश्चन ये था कि सैजिटेरियस ए हाल ही में न्यूज़ में है, ये क्या है? तो सर ये एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है, मैंने आपको इसके बारे में बताया था। यहीं पर मैं आप लोगों से एक और प्रश्न पूछूंगा। चलो एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है ठीक है, लेकिन सैजिटेरियस ए कौन सी गैलेक्सी में, क्योंकि हमारे आप कह सकते हो अंतरिक्ष में कई सारी गैलेक्सीज हैं, तो कौन सी आकाशगंगा में ये सैजिटेरियस ए प्रेजेंट है? जरा उस गैलेक्सी का नाम बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था डार्ट मिशन को लेकर, तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते थे या थोड़ा सा दिमाग लगा के भी काम खत्म कर सकते थे। जैसे डार्ट मिशन को लेकर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन ये एक एस्टेरॉइड डिफ्लेक्शन डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन है, यही मैंने आपको पढ़ाया था। जो एस्टेरॉइड है उसका यहाँ पे रास्ता बदलना हमारा मकसद है इस डार्ट मिशन के तहत, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन है हमारा करेक्ट है बिल्कुल। बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। या फिर अगर आप लैंग्वेज में कंफ्यूज हो रहे थे ना, तो उसके बावजूद भी आप ये काम कर सकते थे, क्योंकि डार्ट मिशन में आपको पता है कि आपको एस्टेरॉइड का रास्ता बदलना है। तो आप देख पा रहे होंगे इन चारों ऑप्शन में कहीं पर भी एस्टेरॉइड का यूज़ ही नहीं किया गया है। जैसे बी में आर्कटिक ओशन को एक्सप्लोर करने के बारे में चर्चा की गई है, इसका कोई मतलब ही नहीं उठता। ये स्पेस मिशन है जो कि सन के टेम्परेचर को स्टडी करेगा, कोई मतलब ही नहीं उठता। इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन है, ये भी कोई मतलब ही नहीं उठता। तो इस वजह से ऑप्शन ए जो हमारा वो बिल्कुल सही रहेगा। तो डार्ट मिशन क्या है, क्लियर हो गया। चलो अच्छा, अब यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन में कोशिश करूंगा कि आपसे कुछ और अलग से हटके क्वेश्चन पूछे जाएं। तो डार्ट मिशन में मैंने आपको पढ़ाया था 2 एस्टेरॉइड्स के बारे में, क्योंकि एक डबल एस्टेरॉइड मिशन है। तो जो 2 एस्टेरॉइड्स हैं ना, उनके नाम क्या क्या है जरा नीचे कमेंट सेक्शन में फटाफट बताओ, देखते हैं आपने में से कितने लोगों ने इसको सुना है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है कैलिबर मिसाइल्स को लेकर। तो कैलिबर मिसाइल्स हाल ही में न्यूज़ में है, बताना है कौन से देश को ये बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही है, रशिया ने यहाँ पर इन कैलिबर मिसाइल्स को बनाया है और इनकी रिसेंटली टेस्टिंग की है, जिस चक्कर में ये मिसाइल्स जो हैं चर्चा में है। अच्छा, कैलिबर मिसाइल्स की जो रेंज है, रेंज पूछ रहा हूँ मैं, रेंज। अच्छा, इनकी रेंज कहाँ से कहाँ तक हो सकती है ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। फिर आपसे फ्रिंजेक्स 23 के बारे में पूछा गया। तो फ्रिंजेक्स 23 को लेकर जो 2 स्टेटमेंट है, इनमें से आपका स्टेटमेंट 2 केवल वो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। स्टेटमेंट 1 में बोला गया है कि जो फ्रिंजेक्स 23 अभ्यास है ये इंडिया, फ्रांस और जापान में होता है। क्या हमने ऐसा पढ़ा था? ऐसा नहीं पढ़ा था। केवल और केवल इंडिया और फ्रांस के बीच में इस अभ्यास को कंडक्ट किया जाता है, इसमें जापान का कोई रोल नहीं है। दैट इज़ वाई हमारा स्टेटमेंट 1 जो है हमारा खत्म हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट सही है, और मैंने आपको उस समय बताया था कि कोई भी अभ्यास किसी भी देश के बीच में हो रहा है तो इसका मकसद यही है कि दोनों देशों के बीच में कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना, कोऑपरेशन को इंप्रूव करना, इनके जो डिफेंस रिलेशंस है उनको इंप्रूव करना। दैट इज़ वाई हमारा ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था नैनो यूरिया को लेकर। तो नैनो यूरिया को लेकर मैंने बोला है मैक्सिमम लोगों ने इसका गलत आंसर दिया होगा, तो आप सोच भी रहे होंगे कि हाँ देखें क्या गलत हो गया है। 2 स्टेटमेंट दिए गए थे नैनो यूरिया को लेकर, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पर केवल 2 जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है, पहला वाला स्टेटमेंट गलत है। कहोगे क्यों? सही तो है, यही तो पढ़ाया था कि हाँ ये एक नैनो टेक्नोलॉजी है जो कि क्या करेगा, हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स देने का काम करेगा, हमारे प्लांट्स को जिंक देगा। जिंक तो सही बताया था, लेकिन क्या मैंने ये बताया था कि हमारे प्लांट्स को आयरन भी प्रोवाइड करवाएगा? ऐसा तो नहीं बताया था, है ना। तो यहाँ पर एक अलग से हटकर चीज़ प्रोवाइड करवा दी गई है। तो ये आयरन को नहीं देगा, केवल जिंक प्रोवाइड करवाएगा हमारे प्लांट्स को। दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 1 हमारा हो जाता है रॉन्ग। किस किस ने यहाँ पर किस किस ने ये वाला प्रश्न गलत किया, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना कि हाँ सर हमसे ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो इफ्को नैनो यूरिया है ये इकलौता नैनो फर्टिलाइजर है जिसको हमारी सरकार ने अप्रूवल दिया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करता है स्मार्ट पीडीएस सिस्टम के बारे में। तो स्मार्ट पीडीएस सिस्टम को लेकर 2 स्टेटमेंट्स है, बताना है कौन सा सही है। हमारा पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्मार्ट पीडीएस सिस्टम नाम से पता चल रहा है हमारा मकसद यह है कि जो पूरा का पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसके अंदर में हम नई एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करके पूरे सिस्टम को चेंज कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें।
लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। इसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है, जबकि इसको लागू करने वाली जो बॉडी है वो है यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फूड की, तो यहाँ पे हेल्थ और फैमिली वेलफेयर से लेकिन लेना देना कोई देखने को मिलेगा नहीं। आगे आते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपसे पूछा गया था समर्थ स्कीम के बारे में। तो समर्थ स्कीम को लेकर दो स्टेटमेंट्स है, बताओ कौन सा सही है। तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। हमने कुछ ऐसा डिस्कस किया ही नहीं कि वर्ल्ड बैंक यहाँ पे समर्थ स्कीम को फंड प्रोवाइड करवाएगा, ऐसा कुछ भी हमने नहीं पढ़ा। जबकि हाँ ये पढ़ा था कि जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है वहाँ पर स्किल डेवलपमेंट के लिए समर्थ स्कीम का यूज़ किया जाता है। तो समर्थ स्कीम किस लिए है? टेक्सटाइल सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मालाबार हिल फ्रॉक के बारे में। तो मालाबार हिल फ्रॉक को लेकर जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं दोनों के दोनों गलत हैं। पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ये वाले जो मेंढक हैं ये केवल इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं। क्या ऐसा है? नहीं, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स नहीं, वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं, आपको बताया था। दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 1 हो जाता है हमारा रॉन्ग। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो मेंढक हैं ये IUCN में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में कवर किए गए हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, IUCN में इनको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में कवर किया गया है। दैट इज़ वाई स्टेटमेंट 2 भी हमारा हो जाता है रॉन्ग। तो आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नर 2। तो ये थे आज के हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप गाइज आपने मैक्सिमम क्वेश्चन सही किए होंगे। ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन से क्वेश्चन में गलती हुई है और क्यों हुई है, रीज़न क्या था, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।